पूरी इंसानियत को जहन्नुम से बचाकर, जहन्नुम की आग, दहकती हुई आग से बचाकर जन्नत के बागों में लाने के लिए प्रयासरत हैं। आप काबिल मुबारकबाद कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस खिदमत के लिए चुना है, जिस खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला धरती के ऊपर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाते थे। और ये सआदत है मेरी कि मुझे आप हजरात के बीच लबकुशाई का मौका मिला, सीखने का मौका मिलेगा। मैं तमन्ना करता हूं कि आप हजरात की मजलिसों में मैं बैठता रहूं, सीखता रहूं और अपनी खिदमत पेश करने के लिए उम्मत के सामने अपने आप को हाजिर करूं एज जर्नलिस्ट। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। खिताबत तो आप करेंगे जो करी मौलाना खुर्शीद साहब ने, हजरत शेखुल हदीस मेरठ दारुल उलूम मेरठ में। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर, कभी नेजा, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, हर नजाशी के आगे वो जाफरे तैयार बन जाए। तो आप हजरात के खिताब से ये कौम मुस्तफीज होगी और इस बस्ती के अंदर एक ऐसा दरख्त लगेगा जिसके ऊपर अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ऐसे फल आएंगे जिससे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि यहां का इलाका मुस्तफीज होगा। गुस्ताखी की माफी। अपने नौजवान साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि मजमा उलमा का है। हमारे जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले और उम्मत की खिदमत करने वाले कैफ साहब आए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन नौजवानों से दरख्वास्त करता हूं कि सुकून के साथ, आफियत के साथ बैठ जाएं। इस तरह की बेहूदगी न करें कि हजरात उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी हो। आप सब हजरात नीचे तशरीफ रखें। अरे फेज और बिल्कुल एक ऊपर आए, सब नीचे छोड़े इनको, बिल्कुल सब नीचे रहिए। नज्म मजलिसों का बनाना अवाम की जिम्मेदारी होती है और मेहमानान को फेलिसिटेट करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। आप हजरात पढ़े लिखे लोगों के बीच में हैं, तशरीफ लाएं और आपसे बहुत कुछ उम्मीदें हैं नस्लों को। बहरहाल तो मैं यहाँ अपने मेहमानान मेरे जो साथ तशरीफ लाए उसमें डॉक्टर शुएब रजा खान वारसी जो एक ज़माने से अपनी खिदमत तालीम के मैदान में दे रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर हैं। जितने भी बाहर खड़े हैं सब अंदर आ जाएं। जितने भी बाहर खड़े हैं सब अंदर आ जाएं। साहब का तारुफ करा रहा था, वो यहाँ मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपनी बात सामीन के सामने और हजरत उलमाए इकराम की मौजूदगी में उसको पेश करें। जनाब शुएब रजा खान वारसी। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। जनाब सदर हमारे बहुत ही अजीज मेरे शहर रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट मोहिबुल्लाह साहब, हमारे साथी अली आदिल साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और इस जगह के लोग जो काबिल मुबारकबाद हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ लोगों से
कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने हैं। मुझे बेहद इस बात की खुशी हो रही है कि यहाँ स्कूल खोला जाता है। हम लोग बड़े बड़े मुशायरे करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं गया। आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ बेहतरीन स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में माफ़ कीजिएगा इन तमाम चीज़ों की कमी है। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। तालीम की अहमियत हमारे मज़हब इस्लाम में क्या है वो मौलाना खुर्शीद साहब ने बता दी, मौलाना मुहिबुल्लाह साहब ने बता दी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि एक बात उन्होंने बहुत अहम कही है जिसको मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ। हमारे यहाँ नफरतें बहुत पैदा हो गई हैं। उन नफरतों को किसी तरह से हम दूर करें। भले ही हम किसी से मोहब्बत नहीं करें, लेकिन नफरत भी नहीं करें। ये हम अहद करें कि हम नफरत नहीं करेंगे, तो हम देखिए बहुत आगे जा सकते हैं। मेरा ताल्लुक जिस इदारे से है वो हिंदुस्तान का एक बड़ा बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड IAS। हिंदुस्तान में दो बड़े बोर्ड हैं, एक CBSE और एक NIOS। CBSE रेगुलर सिस्टम के लिए काम करता है। रेगुलर सिस्टम मतलब जो स्टूडेंट तालिब इल्म वक्त मुकर्ररा पर दाखिला लेते हैं और वक्त मुकर्ररा पर जिनका इम्तिहान होता है, ऐसे तालिब इल्मों को हम रस्मी तालीमें कहते हैं। यानी एक वक्त पे दाखिला होता है, उसका वक्त तय है, और जो खास वक्त इम्तिहान के लिए तय है उस वक्त इम्तिहान होता है। हजरत मौलाना सुफियान साहब चूँकि उनको कहीं पहुंचना है तो वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उसकी वजह से ये तमाम मेहमानान उनको रुखसत कर रहे हैं। और शुएब रज़ा खान साहब की बातचीत का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा और उनसे हम हमेशा मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। उनको जाहिर है ये बस्ती आज नहीं तो कल पहचानेगी और उनकी खिदमत मौसूल करती रहेगी। इसी बीच मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं, मेहमान हैं जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, जुडिशरी में अपना स्पेशलाइजेशन रखते हैं और वक्फ बोर्ड पर उनका बहुत बड़ा काम। वक्फ इमलाक के बारे में जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर माहौल है उसके ऊपर उनका पूरा रिसर्च है, वक्फ बोर्ड के ऊपर पूरा रिसर्च है। एडवोकेट रईस अहमद साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और मुख्तसर अंदाज में अपनी बात रखें। एडवोकेट रईस अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मजलिस और तमाम मेहमानान गिरामी जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए हैं और तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं तमाम का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस इल्म की मजलिस में हमें मदऊ करिया और इस काबिल समझा कि आप जैसे तालीम याफ्ता लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया। हम जितना अली आदिल साहब ने कहा है ये उनकी ज़रा नवाजी है। हम एक बहुत छोटे से तालिब इल्म हैं कानून के और कुछ वक्त के ऊपर काम करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस मकसद के तहत आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि एक इदारा जो शायद गर्ल्स के लिए क़ायम किया जा रहा है, अल्लाह इसे क़ायम और दायम रखे
और इससे हमारी आने वाली नस्लों को मुस्तफ़ीद फरमाए। एक बहुत बड़ा मसला हमारे आगे इसी तरह के इदारों के साथ आज सामने है, जिसे हम वक्फ के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आर्मी या डिफेंस जिसे कहते हैं और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जायदादें हैं, 8.5 लाख से भी ज़्यादा, और उसका रकबा लगभग 9 लाख एकड़ से भी ज़्यादा रकबा इस मुल्क के अंदर है। तो आप उसे समझें कि पार्लियामेंट ने एक बिल पेश किया गया है जिसमें हमारे जनाब मोहिबुल्लाह नदवी साहब, जिसकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के खुद में एक मेंबर हैं, उसके ऊपर बड़ा ही एक ख़तरा लायक है, क्योंकि मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ उस सिलसिले में कि वक्त के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कुछ काम किया है। सुनहरी बाग मस्जिद के मामले में आपने सुना होगा, तो जनाब मोहिबुल्लाह नदवी साहब जो आपके बीच में तशरीफ़ फरमा हैं और मौजूद हैं, MP वो बाद में बने, लेकिन उससे पहले जो पार्लियामेंट के आसपास की मसाजिदें हैं उनको ख़तरा लायक हुआ था। गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्ता जो नया पार्लियामेंट बना उसे बनाने के लिए कुछ मस्जिदों की निशानदेही करी थी हटाने के लिए। उन्हीं में से एक मस्जिद सुनहरी बाग थी, जिसमें हज़रत मोहानी रहमतुल्लाह ने बैठ कर के इस मुल्क का आइन लिखा। जब मुल्क आज़ाद हुआ और एक जिम्मेदारी दी गई कि इस मुल्क के आइन को बनाया जाए, तो हज़रत मोहानी रहमतुल्लाह ने उस मस्जिद के सहन में बैठ करके इस मुल्क के आइन को बनाया और वो हमें दिया, जो हम आइन आज देखते हैं और जिसमें हमें आप तमाम तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारी सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, बहुत लंबी चौड़ी बात करने का मौका भी नहीं है और वक्त भी नहीं है, बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। बस हमारा सिर्फ यही मकसद है कि आप औकाफ के ऊपर थोड़े से बेदार हो जाएं। ये वही एक जायदादें हैं जो आपके मुस्तक़बिल को बहुत सुनहरा बना सकती हैं। आप तमाम लोग उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। अभी परसों ही मैं TV चैनल पर बैठा था, जी मीडिया पर डिबेट में, अक्सर आप देखते होंगे अखबारात में मेरे छोटे से कुछ मज़ामीन छपते हैं, कभी कभी मैं TV डिबेट्स में बैठता हूँ, तो उसमें इतनी ज़्यादा गलतफहमी फैलाई जा रही है अगयार के ज़रिए कि ये अगर नहीं वक्फ बिल को बदला गया और या वक्फ एक्ट को नहीं बदला गया तो पूरे मुल्क को जो है वो कोई दूसरा मुल्क बना देंगे। तो ये गलतफहमियाँ दूसरे को फैलाने के इसलिए मौका मिलता है क्योंकि हमने अपनी सच्चाई और हमने उसकी जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो लोगों के सामने नहीं रखे हैं। तो बस मेरी इतनी ही आपसे इल्तमास है कि वक्फ के मामले में आप बेदार हो जाएं। पहले जो जायदादें आपके पास बची हुई हैं उन्हें बचाएं, और जिस भी तरीके से आपको देखे कि औकाफ के ऊपर किसी तरह का कोई कब्जा कर रहा है, तो वक्फ बोर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है उसका CEO कि वो किसी भी वो कब्जे को हटवा सकता है। सेक्शन 54 में ये उसको पावर्स दी गई हैं, तो ये बहुत बड़ी पावर्स हैं। तो आप बराहे करम अपने औकाफ को बचाएं और इसे में मसाजिदें और मस्जिदें और मदारिस और तमाम तर जो हमारी मजहबी इबादतगाहें हैं वो इसके अंदर आती हैं। हमने 2019 में BJP MP परवेज वर्मा साहब ने एक इल्जाम लगाए थे दिल्ली के 58 मस्जिद और कब्रिस्तानों के ऊपर। उस वक्त हम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर थे, तो हमारी एक कमेटी बनाई गई। जांच में हमने ये पाया कि उन्होंने तमाम इल्जाम झूठे लगाए थे और उसी का ये नतीजा हुआ कि इस बार के इलेक्शन में उनको टिकट नहीं मिला। तो अगर आप आवाजें उठाएंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह से आपके मामलात के अंदर नफरत फैलाने के लिए। बस बेदारी पैदा कर लें। मैं अपनी बात इस शेर से ख़त्म करूंगा कि गफलत ज़दों के शहर में बेदार कौन है, अगर हम ही सो रहे हैं तो होशियार कौन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी बस्ती के लोगों, आपकी इज्जत और मेरी इज्जत इस प्रोग्राम से वाबस्ता और जुड़ी हुई है। हमारा एक एक मेहमान हीरे से ज़्यादा कीमती है। हमने किस तरह इन लोगों का वक्त लिया है, इनका एक एक लम्हा कितना बेशकीमत है वो हम जानते हैं। हमने आपकी मोहब्बत में और इसलिए कि आपको मालूम हो कि इस वक्त मिल्लत किस हाल में है और उसकी बीमारी का मुदावा क्या है, ये आपको पता चले, आप में बेदारी पैदा हो, उसके लिए जिस सुकून और मोहब्बत की ज़रूरत है
अभी एक बहुत ही नापसंदीदा सूरत हाल पैदा हुई जिससे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को तकलीफ़ हुई। मैं अपने तमाम मेहमानों से माफ़ी चाहता हूँ, ख़ास तौर से हमारे वारिसी साहब जो हमारे बहुत अहम तरीन मेहमानों में से एक मेहमान हैं, और उनकी गुफ्तगू के दौरान जो सूरत हाल पेश आई है और मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए नदामत और शर्मिंदगी की बात है। मैं उसके लिए जनाब से मादरत खा हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी प्यास बाकी है। आप हमारी इस कोताही को माफ़ करते हुए आइए और अपनी कीमती नसीहतों से हमको सरफराज फरमाइए। मुझे उम्मीद है कि आप इस तलखी को माफ़ फरमाकर और हमसे मोहब्बत और हमारे सर पर शफ़क़त का हाथ रखेंगे इंशाअल्लाह। जनाब सदर, मैं कतई नाराज़ नहीं हूँ, नाराज़ होने का मैं ड्रामा कर रहा था। दरअसल बात यह है, जिस तहजीब, जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है उसमें आदाब सबसे पहले है। तो बराए करम आदाब हमारे यहाँ होने चाहिए, वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए। हमने अखलाक खो दिया, किरदार खो दिया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं। मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अहम बात बता रहा हूँ। पुराने ज़माने में देखिए, मौलाना साहब के लिए एक शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैंने आपकी शख्सियत मैं पहले नहीं मिला हूँ। मैं एक शेर आपके लिए अर्ज करना चाहता हूँ, बल्कि दो अशार अर्ज करना चाहता हूँ। पहला शेर है कि हवा अपना काम करती है, दीपक बुझाती है। हवा अपना काम करती है, दीपक बुझाती है, हम अपना काम करते हैं, नए दीपक जलाते हैं। तो ये एक नया दीपक जला रहे हैं आपके इलाके में। सोशल मीडिया पे कोई शख्स मशहूर है, मुझे हैरानी है कि आप जैसे आलिम उसके पीछे भाग रहे हैं, जिसने बर्बाद करके रखा हुआ हमारी तहजीब को, हमारे तमद्दुन को। और कौन शख्स आपके सामने खड़ा है आपको अंदाजा नहीं है। NIOS खुद चल के यहां पर आया हुआ है, आपके लिए तालीम का इंतजाम करने की बात करने आया है। मजबूरी में मुझे तारीफ करनी पड़ रही है अपनी। सुनिए, गौर करिए, क्या खो दिया है आपने, क्या पाना है हमको। कहां जा रहे हैं आप, कहां भाग रहे हैं। इस शेर पे अमल कीजिए बशीर बद्र के, कि जिस दिन से चला हूं मैं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हमें जाना है, अपनी मंजिल पाना है, सोना नहीं है। ये खाकसार आज सोया नहीं है आपके आने की वजह से। आज का संडे है, छुट्टी का दिन है, सोया नहीं है। मजबूरी में कहना पड़ रहा है, आपके ऊपर एहसान जताना पड़ रहा है कि शायद आप जाग जाए। आप जागने को तैयार नहीं है। मैं बता रहा था कि हिंदुस्तान में दो बड़े बोर्ड हैं, एक CBSE, एक NIOS। CBSE रेगुलर सिस्टम के लिए काम करता है, वक्त मुकर्ररा पर एडमिशन होता है, वक्त मुकर्ररा पर इम्तिहान होता है। आफत आ जाए, क़यामत आ जाए, घर में कोई हादसा हो जाए, रेगुलर सिस्टम में अगर आपने दाखिला लिया है तो आपका इम्तिहान वक्त पर ही होगा। लेकिन NIOS ऐसा बोर्ड नहीं। NIOS बोर्ड में अगर आप दाखिला लेते हैं तो आपका दाखिला 5 साल के लिए हो जाता है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आप चाहें तो 1 साल में 10वीं पास कर लें 5 मज़ामीन लेके, और चाहें तो एक एक मजमून को आप आसानी से पास कर सकते हैं। बहुत से हमारे तालिब इल्म ऐसे हैं जो नामुसाद हालात की बिना पर स्कूल उनको छोड़ना पड़ जाता है, घर में कोई वाकया हो जाता है, कोई चीज हो जाती है, तो ऐसे तालिब इल्म NIOS से दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। यहाँ चूंकि बात मदरसे की भी हो रही है और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आलिम यहाँ बैठे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से भी यहाँ लोग तशरीफ लाएं, तो मैं उस बात पे फोकस नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा मदरसे के ताल्लुक से।
इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम बड़े मदारिस NIS से जुड़ रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने बड़ी तादाद में तकरीबन 25,000 तालिब इल्म हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 5 से 7,000 तालिब इल्म पास कर चुके हैं। और इतने ज़हीन तालिब इल्म होते हैं मदरसे के, इतने ज़हीन होते हैं। जो शख्स कुरान पाक को हिफ्ज कर लेता है उसके ज़हन के सारे दरीचे वाह हो जाते हैं, खुल जाते हैं। उसके लिए बिजनेस स्टडीज, साइंस, ये मैथमेटिक्स कोई माने नहीं रखता। 500 में से 480 470 नंबर ला रहे हैं हमारे मौलाना लोग। बिजनेस स्टडीज में 100 में से 90 नंबर ला रहे हैं। अरबी में जबकि 100 में 70 ला रहे हैं, उर्दू में 100 में 70 ला रहे हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी और दूसरे मज़ामीन में बेहतरीन नंबर ला रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि पुराने वक्त में गुरुकुल खानकाहों में तालिब इल्म तालीम हासिल करने जाया करते थे। आज हुकूमत हिंद ने आपके लिए बेहतरीन इंतजाम कर दिया, आपके घर पर तालीम का इंतजाम कर दिया। आप यहाँ पर NIS का सेंटर कायम कर सकते हैं। घर बैठे आपको किताबें मिल जाएंगी और आप अपनी सहूलत के साथ तैयारी करके इम्तिहान दे सकते हैं। और ये सहूलत सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में नहीं है, ये सहूलत उर्दू जबान के साथ, अरबी जबान के साथ, फारसी जबान के साथ उर्दू मीडियम में भी है। तमाम मज़ामीन की किताबें उर्दू मीडियम में है। मेरे मदरसे का कोई मौलाना, कोई शख्स कहता है कि काश तबीयात, इल्म कीमिया, इल्म हयातियात, इल्म नबातात, इल्म नफ्सियात उर्दू में होती तो काश में पढ़ता। है, कंप्यूटर भी है, लाइब्रेरी साइंस भी है, कानून भी है, लॉ भी है, सब कुछ है। माफ करना, पढ़ने वाले नहीं है। जब से हमारे मदरसे के तालिब इल्म जुड़े हैं तो ये तादाद 25, 30, 40, 50 हजार में पहुंच गई और हमें उम्मीद है ये लाखों में तादाद जाएगी। इससे पहले 3-4 साल पहले तक 500-800 तालिब इल्म उर्दू मीडियम में आया करते थे। आप जानते हैं मादरी जबान की क्या अहमियत है। उसी को दूर किया जा रहा है और कोई और दूर नहीं कर रहा है। हुकूमत दूर नहीं कर रही है, हम खुद अपने घरों में दूर करते हैं। हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बीवियां हैं, अपने बच्चों को सुबह में उठ के सलाम नहीं करती, गुड मॉर्निंग करती हैं। जब उसकी जबान खुलती है बच्चे की और उसकी पहली बर्थडे मनाई जाती है, सालगिरह मनाई जाती है, तो उसको सिखाया जाता है ये नोज है, ये फिंगर है, ये फलां है, ये मून है, ये स्टार है, ये कैट है, ये बिल्ली है। आज का तालिब इल्म कुत्ता बिल्ली नहीं जानता है, 1339 नहीं जानता है, सलाम नहीं जानता, कलमा नहीं जानता। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे घरों में जो हमारे माएँ, हमारी बहनें, हमारी बीवियां जो बैठी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और जो नई माएँ अभी होने वाली हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को मादरी जबान से आरास्ता करें, मादरी जबान सिखाएं। क्यों? क्योंकि इस जबान में तहजीब है और तहजीब के साथ आपका सारा मजहबी सरमाया भी इसी में है। और एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान के तमाम मदारिस, न सिर्फ उत्तर प्रदेश या बिहार या राजस्थान या मध्य प्रदेश, साउथ के भी सारे मदारिस के तालिब इल्म उर्दू मीडियम में ही तालीम हासिल करते हैं। कोई उड़िया में, कोई गुजराती, कोई मराठी में तालीम हासिल नहीं करता है, सब उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करते हैं। और तमाम मज़ामीन की किताबें 10वीं की भी, 12वीं की भी, सब उर्दू मीडियम में मौजूद हैं। आपके घर मटेरियल आ जाएगा। आपका इम्तिहान उर्दू मीडियम में ही होगा अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं। और ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि आप उर्दू मीडियम में पढ़ें। आप चाहें तो हिंदी मीडियम में पढ़ें, आप चाहें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ें, ये आपको आज़ादी है। लेकिन उर्दू जबान 5 मज़ामीन का जहां इंतखाब करते हैं, उसमें एक जबान के तौर पर आप जरूर रखें, उर्दू रखें। आप मौलाना लोग हैं तो आप अरबी जानते हैं, अरबी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़े, हिंदी बहुत सख्त जरूरत है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी पढ़े।
बातें बहुत सारी हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारे यहाँ लोग हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा कि आप लोग तालीम से जुड़ें, और न सिर्फ मवाना बल्कि जगह जगह जैसे आपने अहद किया है, रामपुर या जहाँ जहाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके साथ कदम कदम पर खड़ा हूँ। जहाँ जहाँ आप स्कूल कायम करेंगे, रास्ते में मैंने मुहिबुल्लाह साहब से भी कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब तक इस इदारे से जुड़ा हूँ तब तो अलग बात है, वो तो है ही हम आपके साथ। जब इस इदारे से दोष होंगे तब भी हम आपके साथ हैं। आप सब लोग अहद करें अपने अपने तौर पर कि हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, अपने पड़ोसियों को तालीम दिलाएंगे। तालीम की बहुत अहमियत है। मैंने एक ही अज़्म किया है कि तालीम याफ्ता बना दीजिए, बाकी उसको छोड़ दीजिए, फिर वो खुद अपने आप से तय करेगा कि इसको कहाँ जाना है। और मौलाना साहब के लिए एक और शेर कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जो मौलाना साहब का मैं जज्बा देख रहा हूं कि मुसीबतों को तमाशा बनाए फिरता है, मुसीबतों को तमाशा बनाए फिरता है, वो आंसुओं को हंसी में उड़ाए फिरता है, और कोई भी कर न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुकाए फिरता है। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे यहाँ न बोलने वालों की कमी है, और उनका आलम यह है, वल्लाह मुझे जिस खानवादे से मेरा ताल्लुक़ है, जिस घराने से मेरा ताल्लुक़ है, मुबालगा करना मैं अपने लिए बिल्कुल कतन नाजायज़ समझता हूँ। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, सरजमीने महाराष्ट्र में कोई जलसा, स्कूल का प्रोग्राम हो या मदरसे का प्रोग्राम हो, कोई जलसा ऐसा नहीं होता कि जो हजरत मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफा साहब के बिना हो जाए। ये तो इनकी करम फरमाई है कि मैंने हजरत को अदना सी दावत दी और हजरत चले आए। और कितना लंबा सफर, रात में 11:10 की फ्लाइट हजरत की बम्बई से थी, और सुबह 4 बजे वो लेट हुई, आए, हजरत को आराम कराया थोड़ा सा, और फिर यहाँ ले आए, खाना तक भी नहीं खाया। उनको भी अगर हम नहीं सुने तो ये हमारी महरूमी। फिर इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह साहब, जो बेंगलोर से हजारों किलोमीटर का सफर करके यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनको भी हमें सुनना है। तो ये चंद अहम शख्सियात हैं। फौरी तौर पर मैं अपने बहुत ही अहम मुकर्रिर, जिनका मैंने तारुफ अभी कराया, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफा साहब दामत बरकातुहुम, सदर मजलिस आए सुन्ना महाराष्ट्र व नाज़िम तरक्की जमीयत उलमा सूबा महाराष्ट्र को दावती स्टेज देता हूँ कि हजरत वाला आए और अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, इरादा तो बहुत कुछ बोलने का था, लेकिन वक्त की तंगी की बुनियाद पर मैं कोई तफसीली गुफ्तगू क़तन नहीं करूँगा। और मुंतज़िमीन से मैं कहूँगा कि वाक़अतन जो बदनज़मियाँ बीच में हुई, जिससे हमारे पास मेहमानों को दुख हुआ, मुझको ही बहुत दुख हुआ, मेरा दिल टूट गया एकदम। ख़ास तौर पर जो लोग स्टेज में मेहमानों को लाने के लिए मुतय्यन है, वही इतना शोर करते हैं कि बेचारा मुकर्रिर परेशान रहता है। मजमे को इल्ज़ाम बाद में दीजिएगा, जो मेहमान को स्टेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर खड़े हुए हैं, वही इतना शोर कर रहे हैं कि उनको मना करना पड़ रहा है। ये बदनज़मी की आखिरी दर्जे की शक्ल है, जिसका दुख मौलाना खुर्शीद साहब को भी हुआ और किसी भी हसास आदमी को होगा। चंद बातें जो शायद मैं अपने ज़िम्मे कर्ज समझता हूँ, सफ़र करके आया हूँ, कहना ज़रूरी समझता हूँ। इस मुल्क में एक दौर वो था जब हमारा सारा तालीमी और मजहबी निज़ाम हुकूमतों के हाथों में था। मुग़ल हुकूमत ख़त्म हुई 1857 की दिल्ली की जंग की नाकामी के बाद, अंग्रेज़ का तसल्लुत हो गया
अब हुकूमत के ताउन से इदारे चलाने का मतलब कि बकरियों की निगरानी भेड़ियों के हवाले की जाए, या जो कह लीजिए कि चूहे की सगाई बिल्ली खाला लगावे, तो चूहा कुंवारा रहे वो बेहतर है कि बिल्ली खाला उसकी सगाई लगावे। हमारे बड़ों ने देवबंद बस्ती में सर जोड़कर बैठकर तय किया कि अपने आज़ाद इदारे कायम करेंगे। 6 अल्लाह के मुखलिस नेक बंदे जो दारुल उलूम देवबंद के अव्वलीन बानियों में थे, हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब, मौलाना याकूब साहब, मौलाना कासिम साहब, मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो अव्वलीन बानी है उसके, उन्होंने इदारा कायम किया इस शर्त के साथ कि किसी हुकूमत की कोई मदद नहीं ली जाएगी और ये खालिस दीनी इदारा होगा, दीनी खिदमत के लिए। ज़माना और आगे बढ़ा। उस दौर में फ़ारसी निसाब का बुनियादी हिस्सा थी, इसलिए कि मुग़ल दौर हुकूमत में सारा ज़ख़ीरा हमारा फ़ारसी में था। आहिस्ता आहिस्ता फ़ारसी कम की गई और फ़ारसी निकाल दी गई, दीगर मज़ामीन वहाँ दाखिल किए गए। आज हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, उम्मत इर्तिदाद का शिकार है। आज तलवारों की जंग का दौर नहीं है, आज इलाकों पर कब्जों के दौर नहीं है, आज ज़हनी मरगूबियत में मुब्तला करने का दौर है। और अगर हम ज़हनी मरगूबियत का शिकार हो गए तो कोई गुलाम बनाए ना बनाए, हम बन गए। क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फना होती है, तब कहीं कौम की शौकत को ज़वाल आता है। आज जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, वो उम्मत को एहसास कमतरी से निकालने के लिए और इर्तिदाद से बचाने के लिए आज इस किस्म के स्कूलों और कॉलेजों की जो ज़रूरत है, जिस पर माशाअल्लाह बहुत से लोगों ने बहुत ज़ोर देकर बात कही, ख़ास तौर पर मुफ्ती खुर्शीद साहब ने भी एक ज़िम्मेदार आलिम दीन होने की हैसियत से ये बात फरमाई कि इदारों के चलाने में अल्लाह के यहाँ जो सवाब मिलेगा, इस वक्त मिल्लत को इस सैलाब से निकालने के लिए इस किस्म के इदारों के कायम करने में इससे कम सवाब नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और जहाँ तक रही बात दीनी और मजहबी, मैं बड़े एहतराम के साथ कहता हूँ आपसे, मैं खुद एक बड़े इदारे के जिम्मेदारी के मनसब पर बैठा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कूल में खुद चला रहा हूँ। जमीयत उलमा महाराष्ट्र का तंजीमी निज़ाम पूरा मैं देख रहा हूँ। जमीयत उलमा की जिम्मेदारा पूरे मुल्क में घूम घूम कर गाँव गाँव बस्ती बस्ती एक तरफ दीनी मकातिब भी कायम करने पर जोर दे रहे हैं और एक तरफ बच्चों और बच्चियों की बुनियादी तालीम के लिए छोटे और बड़े स्कूल कायम करने पर भी जोर दे रहे हैं। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। और आखिरी बात कहकर मैं आपसे रुखसत होऊंगा। इस वजाहत के साथ कहना मुझे बहुत था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ सोच के आया था, लेकिन इस किल्लते वक्त और इंतशार मजमे के माहौल में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। एक उसूली बात, एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो स्कूलों कॉलेजों से वाबिस्ता हैं। उन बेचारों को यह गलत फहमी है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप भी सुन लीजिए। खुदावंद खुद्दूस ने जिस नबी को जिस इलाके जिस कौम में भेजा है, उस कौम की जुबान सिखा कर भेजा है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम। किसी नबी को तर्जुमान और नुमाइंदे की जरूरत नहीं थी, नबी डायरेक्ट अपनी कौम से बात करते थे। वो अंबिया किराम दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर अपना अपना काम करके गए। आखिरी दौर में इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात का तन्हा नबी बनाकर भेजा गया और ऐलान कराया गया, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अब इलाकाई नबूवत का दौर खत्म हो गया, अब पूरी कायनात पूरे आलम का एक नबी होगा। आप मुझे बतलाएं, वो सारा काम जो 1.25 लाख अंबिया किराम की मार्फत किया गया था, वो सारे काम को समेट कर लाकर सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उसको जमा कर दिया गया। वो सारी खूबियों के साथ हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। अब सुनिए फतेह की बात। वो अंबिया किराम जिन जुबानों को बोलते थे, जिन कौमों से खिताब करते थे, दुनिया की तमाम कौमें, इंग्लिश बोलने वाली हो, हिंदी बोलने वाली हो, केरल, कन्नड़, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, कोई भी जुबान बोलने वाली कौम है, उस कौम के सामने हम जुर्रत के साथ तब खड़े होंगे जब उन मज़ामीन से वाकिफ होंगे और माहिर होंगे। अब मुझे बतलाइए, अगर कोई शख्स उन मज़ामीन को, उन जुबानों को दावती मकसद से हासिल करता है कि ये कार्य शरीयत नहीं हुआ, कार्य नबूवत नहीं हुआ, कार्य सवाब नहीं हुआ, बिल्कुल एहसास कमतरी को ज़हन से आप निकाल दीजिए और इंशाअल्लाह इस किस्म का
ये कॉलेज जो हजरत शेखुल हिंद के नाम के साथ मंसूब है, अगले हजरत हम सब के बड़े हक मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह साहब, जी ले आइए। तो मेरे बुजुर्गों, ये कॉलेज हो जो हजरत शेखुल हिंद के नाम के साथ मंसूब है या दीगर कोई भी स्कूल कॉलेज हो, हमको सबको आगे बढ़कर अपने सीनों से लगाना है, शौक कम करने हैं, खुराफात कम करनी है, तमाशेबाजियां कम करनी है। आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, और हम इस मुल्क की अकलियत हैं। और किसी भी मुल्क में हुकूमत के सारे मजे अक्सरियत वोट पावर से हासिल कर लेती है, पिछड़े हुए तबके रिजर्वेशन की बुनियाद पर हासिल कर लेते हैं। न हमारे पास अक्सरियत का वोट पावर है, न हमारे पास रिजर्वेशन की सहूलत है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, तालीमी मैदान में, कंपटीशन के मैदान में आगे बढ़ो। और कब होगा? जब दूसरी कौमों से हम ज्यादा मेहनत करेंगे। महरूमी और बदकिस्मती है इस मुल्क के मुसलमानों की, हम दूसरों के बराबर मेहनत करने को तैयार नहीं है। दूसरों से ज्यादा मेहनत करेंगे तब तो कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत, फिर मुलाकात होगी, बातें होती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत बहुत मुख्तसर शर्त में गुस्ताखी की माफ़ी कि आपका शायद निशान आपको न वक्त दे सके न सुन पाए। बहरहाल बहुत चंद शख्सियात ऐसी हैं कि जिनको हम चाहकर बेकिल्लत वक्त की वजह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं चंद लोगों को एक एक मिनट के लिए सिर्फ नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ बुला रहा हूँ, वो आए और अपने ख्यालात का मुख्तसर अंदाज में इजहार फरमाएं। और अक्सर वो मेरे घर के लोग हैं। मुझे लगता है कि उन सब हज़रात को हम बाद में भी हमेशा सुनते रहेंगे। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई हाजी सलीम साहब को दावत दूंगा कि वो आए और चंद मिनट में अपनी बात को पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे बैठे हुए काबिल एहतराम उलमाए इकराम, मेहमान, और आज सामने बैठे हुए जो आप बहुत देर से सबको सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तालीम की बात हो रही है, मंजिल की बात हो रही है। जहाँ तक ये मेरी ज़ाती राय है कि इस मिशन को जो कामयाब नहीं होने दे रही और तालीम की वजह से जो हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं, तालीम हमसे दूर जा रही है, इसका मेन जो नाता है वो है रसूमातों से। हम यहाँ जितने भी जवान, बुजुर्ग और हमारे हम उम्र साथी बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि हम अगर उन रसूमातों को छोड़ दें जो कतन हराम हैं, जिनके बारे में उलमाए इकराम बार बार समझाते रहते हैं, लेकिन हमारी ऐसी जिद और ऐसी नाक और अना की बात बन गई है कि हमारे जवान तबके में एक चीज आ गई है कि भाई अगर हम लोग बड़ी शादियां नहीं करेंगे तो मोहल्ले में हमें कोई क्या कहेगा, अगर गाड़ियां हमें नहीं मिलेंगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जब तक हम इस हराम काम से बाज नहीं आएंगे, झूठी शान, झूठे बड़े वलीमे, झूठी बड़ी दावतें और जानवरों की तरह अखोर पे खाना रखकर हम लोग प्लेट लेकर जो घूमते हैं और जो वो बड़े चौधरी ऐसे प्रोग्रामों में हमें बुलाकर अपनी शान बढ़ाते हैं, हमें सबसे पहले इन चीज़ों से रुकना होगा, तो शायद हम तालीम के लिए भी कुछ सोच पाएंगे। अभी तो हमारे बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं उनको फिक्र होती है कि बहन जवान है, गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है, लाल खत का इंतज़ाम नहीं है, चूड़ियों का इंतज़ाम नहीं है, हल्दी का इंतज़ाम नहीं है, चाहे वो चोरी करें, अगर वो फ्रूट बेचता है तो कम तोलता है, कपड़ा बेचता है तो झूठ बोल रहा है, गोश्त का काम कर रहा है तो पानी मिला रहा है। और अगर ये सच्चाई नहीं है तो यहाँ सब जानते हैं इस बात की। मुझे बताएं हाथ उठाकर, क्या इस नौयत से हमारी बहन बेटियां जो गुजर रही हैं 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल तक की बच्चों की हमारे पास कॉल आती हैं, और इस चीज को देखते हुए हमने 2019 में भी
हमारे जनाब मौलाना मुफ्ती खुर्शीद साहब शेखुल हदीस से गुजारिश की थी और आपने मेरठ में पहला एक प्रोग्राम शुरू किया इज्तिमाई शादियों का। कुछ चौधरियों ने उसमें अपनी शान घटते हुए देखा, उसको फना कर दिया, रोक दिया, लेकिन हमारी दौड़ नहीं रुकी। हम मरते दम तक आसान निकाह की बात करते रहेंगे। रसूमातों को रोकने की सोच लिया है और उस पर हम मेहनत करते रहेंगे। और अब हमने एक नई चीज शुरू की है कि पहले हम कुरैश आसान निकाह की बात करते थे, अब हम कुलहिद आसान निकाह की बात करते हैं। ये भी मेरी जाती राय है, बजाय इसके कि हमारी बहन बेटियां गैरों के साथ चली जाएं, तो क्यों ना हम कुल्लू मोमिन यानी सारे मुसलमान आपस में रिश्तेदारियां करनी शुरू करें। हमारी बिरादरियों में रिश्ते इसलिए नहीं मिल रहे कि उन्हें हराम का माल चाहिए, उनको दौलत चाहिए, उनको बेहतरीन खाने चाहिए। हद तो ये हो गई। मैं उलमाओं से बताना चाहता हूं कि अगर रिश्ते के लिए कोई जाता है और उसको नाश्ता अगर हल्का है तो सुबह आएगा, शाम तक वापस घर जाके रात को कॉल आती है कि नाश्ता हल्का रह गया, हम रिश्ता नहीं कर रहे। कितनी शर्म की बात है। क्या हम इन चीजों से निकल पाएंगे? हम आज तालीम का इदारे की ये पहली बुनियाद है और हम मरते दम तक अपनी नस्लों को भी कह देंगे इंशाअल्लाह। ये शाहीन ग्रुप की तरह अलमीजान ग्रुप बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन ग्रुप का बेहतरीन परचम लहरा रहा है और अलमीजान ग्रुप का भी परचम इंशाअल्लाह ऐसे ही लहराएगा। तो मेरा इशारा, मेरी आखिरी बात है, मेरे अजीजों भाइयों, आप अपनी बहन बेटी बेटे जिनके लिए अगरचे नियत की है कि हाँ मुझे अच्छा रिश्ता माल दौलत और रसूमातों के साथ करना, तो आज उलमाए किराम की हाजिरी में हाथ उठाकर अहद करें कि हम जब कहीं से साबित नहीं है, न शरीयत से, न मसलक से, न कुरान से, तो इस हराम काम को छोड़ने में देरी क्यों। आज ही हाथ उठाएं कि हम कोई ऐसी हराम रसूमात को न मानेंगे, न मनवाएंगे, न बच्चों को इस पर अमल करने देंगे। हाथ उठाकर इसकी तायीद करें। और बस मेरी यही ख्वाहिश है। मैं अदना सा सिपाही हूँ। मुफ्ती मौलाना खुर्शीद साहब की सरपरस्ती में हम लोग चले हैं। हालांकि हम तो देखिए जाहिल लोग हैं, लेकिन हमें जब बच्चियां बड़ी तकलीफ के साथ कॉल करती हैं, एक छोटी सी बात है, 3 बच्चियां बैठी हैं हमारे घर के करीब में, एक 45 साल की है और एक 50 साल की। एक उनकी बहन 25 साल की है। तो हजरत उन्होंने कॉल की कि हमारा 2 का तो निकाह नहीं होने का, क्या हमारी 25 साल की बहन है उसका निकाह करा सकते हो आप? तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। अभी मवानी की, मेरठ की, हापुड़ की, मुजफ्फरनगर की, सब जगह की यह हालत है। लेकिन गिने चुने 20-25 चौधरी कुरैशी हो या दूसरे दिगार बिरादरी के लोग हो, वो चौधरी अपनी नाक के लिए हमारा जानवरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें उससे बचना चाहिए। झूठी दावत, झूठी शान और ये गैर शरई एतबार से हम खाने को इस तरह से खाने के लिए चल देते हैं। 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए का पेट्रोल खर्च करते हैं और जाकर झूठी प्लेटें उठाते हैं। आप इन पर गौर करें और अपने अपने इलाकों में इस मिशन को, तालीम के और रसूमातों के मिशन को कायम करें। हमारे बहुत सारे ग्रुप आसान निकाह के नाम से चल रहे हैं और इंशाअल्लाह कुल हिंद आसान निकाह भी बहुत जल्दी पूरे मुल्क में ये कायम होगा और इस पर अमल होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। कोई गुस्ताखी तो मैं माज़रत चाहता हूँ, बहुत तकलीफ होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हाजी साहब का कहना है निकाह को आसान करें, तालीम को आम करें। हुकूमत उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर जनाब निसार खान साहब से दरख्वास्त करूंगा मुख्तसर वक्त में नुमाइंदगी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर मोहतरम और मंच पे बैठे सभी उलमाए किराम, मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, लगभग तालीम के ऊपर सारी बात हो चुकी है। मैं तो ये कहूँगा कि मुफ्ती खुर्शीद साहब ने जो शुरुआत की है, मुहिम चलाई है, हम भी उसका एक हिस्सा हैं और उसी की वजह से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह आप सभी के सामने ये वादा करता हूँ, जब जब जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुफ्ती साहब के लिए किसी भी तरह की, मैं उनके पूरी तरह से साथ हूँ। बल्कि इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा
कि आज के इस दौर में तो खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, खास करके हमारे लिए जो हालात चल रहे हैं, हमारे मदरसों के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर हजारों की तादाद में मदरसे बंद कर दिए गए। ऐसे मुश्किल दौर में मुफ्ती साहब ने ये मुहिम उठाई है, तो मैं ये कहूँगा कि ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान के हर सूबे के अंदर हमारे ये स्कूल अल मीज़ान ग्रुप का चलता रहना चाहिए, और जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम साथ हैं, क्योंकि हमारे दिल के अंदर राजनीति और सियासत के साथ साथ एक कौम का दर्द है। उस दर्द को लेकर हम मुफ्ती साहब से अक्सर बातें किया करते थे। हापुड़ आते हैं, आप दिल्ली तशरीफ लेकर आते हैं, लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। और एक ज़रूरी मैं बात कहूँगा, बड़े बड़े उलमाए इकराम बैठे हैं, मैं तो वो एक छोटा सा सिपाही हूँ। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है, अपने अपने बच्चों पर तालीम के साथ साथ तरबियत पे पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि जो दौर चल रहा है मोबाइल का, इससे हमारे बच्चे और बच्चियां दूसरी तरफ जा रहे हैं और हम इल्जाम लगा रहे हैं दूसरे लोगों पर। हम खुद उन पर नजर नहीं रखते, उनका ख्याल नहीं रखते। अपने बच्चों पर ख्याल रखिए, अच्छी पढ़ाइयां कराइए, अच्छी तालीम दीजिए, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं इसको भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये दौर ऐसा है, तो साथियों सभी लोग इनका साथ दीजिए। आज इन्होंने अपने गांव के अंदर ये बुनियाद रखी है, कुछ सोचा है, अल्लाह इसको तरक्की दे और कामयाबी दे, और दिन ब दिन आगे बढ़ने के लिए और अल्लाह तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जामिया खादिम इस्लाम हापुड़ के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अय्यूब साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाए हैं तो कम से कम नुमाइंदगी फरमा लें इदारे की तरफ से। एक 3 मिनट, चंद मिनट बरकत के तौर पर तशरीफ लाएं। इसके बाद जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर मौलाना सलमान साहब कासमी चंद मिनट के लिए बरकत के तौर पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त की किल्लत की बिना पर जो हमारे मेहमानान मुअज़्ज़म तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हीं के लिए मैं अपने वक्त को भी फारिग कर रहा हूँ और मौलाना खुर्शीद साहब को यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम मौलाना के शान बशाना इस मुहिम के अंदर उनके शरीक कार रहेंगे। और मैं अपने तमाम मुसलमानों से इस बात की भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आज इस वक्त के अंदर घरेलू तालीम की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे बच्चियों को बहिश्ती ज़ेवर और तालीम इस्लाम पढ़ाया जाता था उस ज़माने के अंदर, इस ज़माने में अपने घर की तालीम को मजबूत करें ताकि हमारी बच्चियाँ इर्तिदाद के दहाने से महफूज रह सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग। मौलाना सलमान साहब के बाद बदर साहब तैयार रहें, चंद मिनट के लिए आए हैं तो कम से कम हाजिरी दर्ज करा दें, बहुत मुख्तसर अंदाज में, बस मेरठ की नुमाइंदगी फरमा लें 1 मिनट के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासी मन यनफ़उन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पूरे मुल्क से हमारे मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और सियासी समाजी तमाम हज़रात से आप इल्म के मौजू पर अहमियत पर बयान सुन चुके। अब कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बस अपनी तरफ से मौलाना खुर्शीद अहमद साहब उनके तमाम रुफ़क़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस वक्त पूरे मुल्क में दीनी तालीम के साथ साथ असली उलूम जो